हाय, गुड इवनिंग ऑल। तो आज आपके सामने हम डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल को लेकर आए हैं। फोर्टिस में है सर और पीडियाट्रिशियन है। ये जो आंसर्स आपको देंगे होपफुली एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल के साथ। और उसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों से पहले, जैसे हम लोग ने बोला था कि हम लोग लाइव होने वाले हैं आज वेडनेसडे को, और आपसे हमने कुछ क्वेश्चंस मंगवाए थे, तो वही क्वेश्चंस हम अभी डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर सुनील से पूछेंगे और उनके आंसर हम इनसे अभी लेंगे। डॉक्टर सुनील अग्रवाल, वी वेलकम यू हियर। और हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ हैं। Thank you, Shreya. Same pleasure here. I'm very excited to be with you. फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सुमन चौधरी का हमारे पास क्वेश्चन आया था। सुमन जी, आप क्या मुझे सुन रहे हैं? आप अभी हैं हमारे साथ? अगर हैं तो प्लीज़ यस बोलिए। सुमन जी, सुमन चौधरी, हाँ। तो आपने क्वेश्चन किया था कि आपका जो बेटा है वो 12 साल का है और वो सीलिएक है, उसका विटामिन डी भी कम है। तो मैं यहाँ पे सर से पूछूंगी इसका आंसर। तो बेसिकली तो सीलिएक डिजीज़ में एज यू नो कि इसमें माल एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। प्राइमरली आप जैसे जानते हैं कि ये ग्लूटेन का इंटॉलरेंस होता है या हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी यू कैन से। जैसे पहले तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन था कि बच्चों को चॉकलेट, केक ये सब भी नहीं दे सकते, बट वी हैव राइट नाउ जो सीलिएक फ्रेंडली चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं। सेकेंड है कि विटामिन डी बहुत कॉमन है कि लो रहना। प्राइमरली हम इंडियन बच्चों में प्राइमरली बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर नहीं हो पाता है। एंड इफ आपका विटामिन डी एक लेवल से कम है, जैसे लेट से हम 20 से लो को लो मानते हैं, तो उनमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक होती है जो कि मेगा डोज हम देते हैं वीकली फॉर 5 वीक्स। तो आप एवरी वीकली देर आर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन D3 आपने लेनी है वीकली वंस फॉर 5 वीक्स। तो मतलब देखा, मैंने आपको जो बोला था कि इनका एक लास्ट में एक स्टेटमेंट होता है नॉट टू वरी मच। तो इन्होंने आपको बता दिया कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर सीलिएक है, अगर ग्लूटेन एक प्रोटीन है व्हीट का, अगर उसका एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं बन रहा है तो और आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। मैं पर्सनली सीलिएक पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं सर वैसे भी ग्लूटेन अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो और चीज़ें हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जो मिलेट्स हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ठीक है, हम बाद में उनसे बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ये नगीना गुड्डू का क्वेश्चन है। माई बेबी इज 3 months old और ही रिमूव्ड सलाइवा फ्रॉम हिज माउथ एंड समटाइम्स ही ऑल्सो स्प्लिट्स अप मिल्क। प्लीज सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज टू प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम कोल्ड कफ फीवर एज इट्स रेनी सीजन एंड आफ्टर दैट इज विंटर। So basically in 3 months child जो they spit a lot. They basically we say it's regurgitation of milk. So normally every child after taking breast milk they will spit out some amount of milk. So in generally we see that if the child is otherwise well, he's gaining weight. So then this amount of regurgitation is not to be worried. So you can say कि if they're taking let's say 100 ml of milk and they're spitting out 10 to 20 ml, don't worry. Simply whatever milk is coming out, it has to be come out through the mouth or nose. It should not get stuck on the mouth and nose. If it will get stuck on the mouth and nose, then there will be nose blocks. And just see the child is gaining weight or not. And the other thing to see whether the child or the baby is gaining weight or not is the child is passing urine or not. If the child is passing let's say 6 to 8 urine per day, and then that means the child is taking adequate milk, and this milk is extra milk. So every child takes some extra milk and then spit it out. So it's, in nutshell, if the weight gain is okay, not to worry. Second part of the question is how to avoid from getting cough and cold. So primarily when we say getting cough and cold, so we have to primarily protect the child from other family members or neighbors, can say other kids who are suffering from cough and cold. That's one thing. And even if there is cough and cold, primarily we have to manage the nose block. So primarily the problem the child will have nose block. So we can put some simple saline drops in the nose if there is nose is blocked. And the best thing I tell my parents is to take steam. So in steam, when you take steam inhalation, then the cough and cold, that nose passage will get cleared and the baby will feel some relief. So for common cough and cold, steam, nasoclear, that saline drops is more than sufficient. We do not need much medicines.
सर यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन है कि कई बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ कैच कर लेते हैं और कंपैरेटिवली जो साथ में बच्चे होते हैं वो लोग बेसिकली नहीं करते हैं, तो इसका रीज़न इम्यूनिटी कम होना है या वो क्यों इतने जल्दी मतलब प्रोन हो जाते हैं कोल्ड कफ के? बेसिकली देखिए, हम सोचते हैं कि कफ कोल्ड एक्चुअली बच्चों में होती है काफ़ी। सो मोस्ट ऑफ द कफ कोल्ड एक्चुअली इज़ नॉट दैट वरीसम। प्राइमरली हमें देखना होता है कि जो नॉर्मली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, बिटवीन 3 to 6 years चाइल्ड होते हैं, तो सम डिग्री ऑफ जो सम पेशेंट्स विथ कफ कोल्ड देयर कैन बी सम एलर्जी, like we say asthma. So if there is a bronchospasm, we say wheezing, then it's asthma, and they are more prone for repeated wheezer. We said repeated wheezing, and then it manifests with cough. But most of the time, the common cold and wheezing is two different things. We combine. Common cold is a viral illness, running nose, cough, fever. That's a viral illness, and repeated wheezing is something different. And at times it's difficult to differentiate. So with a pediatrician help, you can differentiate it, and the management things becomes different then. सो अब एक और क्वेश्चन है, जैसे कई लोग वैसे तो कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग एक बुन है, आप पे ब्लेसिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लेडीज़ को किसी मेडिकल रीज़न से फीड नहीं बनता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जो मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं देते वो कैंसर के ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो और कौन सा फॉर्मूला फीड यहाँ पर अच्छा है, या फॉर्मूला फीड देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या ये मिथ है कि जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं सिर्फ वही हेल्दी होते हैं, जो फॉर्मूला फेड बेबीज़ हैं उनकी लाइफ कम होती है? तो इसके बारे में मैं चाहूँगी आप डिटेल में नॉलेज दें। Basically, it's my subject only, and I'm very passionate about breastfeeding. And right now we are celebrating also breastfeeding week from 1st August to 7th August. The primary aim of this week is to promote breastfeeding in mothers basically. So you say, as you said, कि many mothers feel कि my milk is less. That's the primarily feeling. There is no evidence to say that कि the mother's milk is less. And more so not mother, I'll say grandmother or mother-in-law will see कि maybe my grandson is not getting enough milk. Let's supplement with one milk. So that's the primary reason to supplement early. And there are various myths actually. One is like grandparents think कि एक बार तो टॉप जरूरी है करे, रात दिन एक देना जरूरी. So this the common thing I came to listen basically. Second thing is बाद में पकड़ेगा नहीं. जैसे प्राइमरी देयर वरीज कि अभी हम टॉप फीडिंग नहीं देंगे तो बाद में बच्चा जब अगर मदर को वर्क में जाना है कुछ करना तो पकड़ेगा नहीं करके. That's also a myth. So right now as a medical fraternity, as a doctor, as a pediatrician, as a family friend, I will say, and even WHO is saying कि first exclusive breastfeeding should be given for first 6 months, and after that breastfeeding has to continue till 2 years. At least 2 years should be given. So there are various benefits to the both to the mother, both to the baby. We'll discuss in detail. In mother, the benefits are like it will decrease. The first thing is that they will lose lose weight, and they will regain their pre-pregnancy weight faster if they are giving exclusive breastfeeding. You can see the example Okay. here. Second is mothers, they have various benefits. There the chances of breast cancer, ovarian cancer, uterine cancers decreases by roughly 1/3 to 1.5, and it is directly proportional to the duration of breastfeeding. The longer you breastfeed the baby, the more benefit you get. So there are numerous benefits in the mother. The benefit of the baby, it's whenever we are giving breast milk, that's a complete nutrition. We need not give anything other than breast milk. It provides a complete nutrition. It is hygienic. The babies who get breastfeeding, they are less likely to have cough, cold, loose motion, diarrhea, pneumonia. Their chances of allergy also is less compared to a formula feed. Breastfeeding also protects against allergy, even type 2 diabetes, hypertension, and there are numerous benefits. So benefits to the mother, benefit to the baby, benefit to the society. It's very cheap compared to formula feeding. It is economically also viable. So and government is also there are benefits to the society as a whole also. So I think I will request with my closed hands to all my mothers, to all mothers,
primarily कि first 6 months don't think of anything other than breast milk, and even if you join duty, continue to give breastfeeding, and there are various alternatives we can discuss later on. Like as other things, like you can take in some mothers there might be medical reasons, but I will say the percentage is roughly 1 to 2%. Believe me. So up to 97-98% mothers can produce enough breast milk for their baby. Only thing, you need to be motivated, you need to take the right diet, you need to continue breastfeeding, and don't fall in the trap of giving up one top feeding like sort of thing. So that's my message. And yes, whenever you are considering giving alternate to breastfeeding, formula is the alternative first option. And before 1 year, we advise not to give animal milk, either cow's milk or buffalo milk, at least not before 1 year. सो अगर हम फॉर्मूला बात करें, हम लोग यहाँ ब्रांड को तो नहीं प्रमोट करेंगे, पर क्या आप ऐसा कहेंगे कि इन केस अगर किसी रीज़न से ब्रेस्ट फीड नहीं बना है, फॉर्मूला मिल्क देना ही है, तो क्या वो सेफ होते हैं देना? बिल्कुल, अगर देना पड़ता है तो फॉर्मूला फीडिंग कैन बी गिवन. सो आई विल से कि इट हैज़ टू बी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड. द प्रॉब्लम विथ फॉर्मूला फीडिंग इज दैट कि whenever we are mixing powder with water, there can be contamination. Even I say as a doctor, if I prepare milk, formula milk 10 times, I can go wrong in at least one time. So the chances of going wrong in formula feeding is very high. Second, bottle has to be sterilized. If you're giving bottle feeding, bottle has to be sterilized. Sterilized not means putting a bottle in the water for 1 minute, 2 minutes. It has to be sterilized for at least 10 to 15 minutes. And before every use, you have to sterilize it. So it's a double or I'd say triple मेहनत लगती है. So breastfeeding is convenient, easy, economically viable. Okay, no risk of infection. Benefit to the mother, benefit to the baby, benefit to the father, benefit to the father's pocket basically, and to the society also. सर, क्या हम यहाँ पे कोई नाम बता सकते हैं कि all formula are same? There are yes, in the market there are 4-5 brands. All are same. There are some subtle difference, doesn't matter much. Any formula you can buy, it's okay, but it has to be hygienically prepared and given as less as possible. तो इसमें क्या ये रहेगा कि वैसे ही सेम जैसे आप ब्रेस्ट फीड देते हैं, आपने अपना लैक्टोजन या फिर आपका कोई भी फॉर्मूला फीड आपने दिया, 6 महीने के बाद ही आप विनिंग स्टार्ट करेंगे इस केस में भी? Yes, in those cases also it's advisable to wean after 6 months and continue to give breastfeeding / formula feeding. सर, मैं आपसे यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन करूँगी. जैसे हमारे पास कई जो क्लाइंट्स आते हैं, अब उनका क्या नोशन है या ये फैक्ट है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी. कहा जाता है कि जब आपकी डिलीवरी हो तो डिलीवरी के लिए आप ज़्यादा घी खाएं, आप ज़्यादा तेल खाएं, ताकि जो बच्चा है वो नॉर्मल होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये मिथ है या फैक्ट है? सेकंड ये रहेगा कि ब्रेस्ट फीड के लिए ज़्यादा घी खाएंगे या ज़्यादा मिल्क लेंगे तभी मिल्क प्रोड्यूस होगा? सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या लैक्टेशन के टाइम पर वाइल ब्रेस्ट फीडिंग वेट लॉस करना सेफ है या नहीं है? ये 3 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं. So I will take the second question first. जैसे what diet mother should take during lactation basically, आप जो पूछ रहे हैं, तो normally lactation में हम we say कि mother has to take some extra calories, roughly say 550 calories of extra calories and some 25 gram of extra protein. So mother has to take good diet basically. It's a myth कि आप milk लेंगे तो milk produce करेंगे. It's a complete myth. If you do not want milk, you can have any liquid. Like you can have juice, you can have some soup. Idea is to have adequately hydrated. If mother is not well hydrated, then how can she produce milk? I normally say to my brothers, my mothers who are giving feed, so roughly you need to take extra diet, around 1/4 extra, some amount of extra diet. It should not be actually milk, ghee should not be taken in high amount actually. So ghee should be in moderate amount only. You need not need extra ghee primarily. And anything which you can digest is good for you, good for baby. Many times ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. We see lot of हिमाचल प्रदेश के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है. They are taking only दाल, लौकी sort of thing. So it's not required. Anything which you can digest is good for you, good for baby. हमारा कहना क्या है, ये मतलब है कि you should not take roadside ढाबा खाना मत खाओ.
अगर वो खाओगे आप बीमार पड़ोगे तो बच्चे का देखभाल कौन करेगा, प्रॉब्लम हुए। एनीथिंग आप हेल्दी हो, आप हेल्दी खाना खाओगे, एडिक्वेट लिक्विड लोगे तो मिल्क विल कम। सर यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी। तो देखो, मैं तो आपके सामने कहते हैं ना कि एक डॉक्टर, मतलब भगवान के बाद जो है वो डॉक्टर है, तो मैं आपके सामने वो लेकर आई, और हमारे जो इंडिया के रेप्यूटेड और सबसे फेमस जो पीडियाट्रिशियन है वो आपके सामने है। जब उन्होंने आपको ये एडवाइस किया है कि मिल्क पीने से ही मिल्क नहीं बनता, तो अगर आप मेरी बात नहीं सुनते थे तो आज आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका वेट इतना ज़्यादा है, फिर भी आपको घी खाना है, तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिए। और आप अपने अकॉर्डिंग, जहाँ रहते हैं रीजन के अकॉर्डिंग, आप क्या विंटर या समर कहाँ पर क्या है, आपका वेट कितना, आपका मेडिकल प्रोफाइल क्या है, आपको वही। सर यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से राइज होता है। आपने पालक खाया या आपने सफ़ेद, एक तो मदर्स को गिल्ट बड़ी जल्दी दिया जाता है, ठीक है, आज बच्चे के पेट में दर्द है या वैसे ही, हमारा सोसाइटी में कुछ भी हुआ तो शायद मदर ने कुछ गलती किया है करके, और एक्चुअली वो मेल डोमिनेट्स है। हम भी जैसे मान लो लाइट भी गया है तो वाइफ को बोलेंगे यार तुमने कुछ शॉर्ट सर्किट किया है करके, तो इट्स नॉट अबाउट बच्चे को कुछ होता है तो वो तो डेफिनेटली बोलना ही है, एंड दिस इज अ बिल्कुल रॉन्ग थिंग। अच्छा, नो डाइट हैज, मोस्ट ऑफ द डाइट हैज नथिंग टू डू विथ फसीनेस। जैसे कॉलिक का ऊपर काफ़ी मिथ्स है कि तुमने राजमा छोले खा लिया था उसलिए कॉलिक हुआ, सो दीज आर ऑल्सो नॉट मेडिकली प्रूवन एक्चुअली। तो आइडियली हम मदर को बोलते हैं, आप खाने के बाद आपका, इफ यू आर नॉट फीलिंग गैसी, इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। ओनली थिंग जो कि मेडिकली प्रूवन है कि लॉट्स ऑफ कैफीन, अगर आप दिन में 8 to 10 कैफीन पीते हो देन बच्चा चाइल्ड विल बी एक्सेसिवली इरिटेबल होता है। एंड डोंट स्मोक एंड ड्रिंक इफ यू कैन अवॉइड, दैट्स गुड थिंग। तो बेसिकली कैफीन आपका जो ले रहे हैं वो इफेक्ट करेगा, लेकिन गिल्ट मत लो अपने आप को कि बच्चे को गैस हुआ। यहाँ पे डॉक्टर खयाती अगर मेरी बात सुन रहे हो तो देखो, मैंने डॉक्टर सुनील अग्रवाल को आपके पास लेकर आई हूँ आपके ये क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए कि आपकी वजह से, आपके डाइट की वजह से आपका बच्चा कमज़ोर है या उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, वो आपकी वजह से। गिल्ट लेना छोड़ दो, आपने एक ऑलरेडी लाइफ प्रोड्यूस की है अपने अंदर से, आपको अपना भी ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि विमेन को सारे रोल्स बहुत अच्छे से प्ले करने हैं, भाई मदर से भी गलती होती है, विमेन से भी गलती होती है। हैप्पी एक्चुअली, आप खुश हो तो बच्चा भी ठीक रहता है। दोज पेरेंट्स हु आर एंजाइटी उनको है, दे आर इन स्ट्रेस, फैमिली सपोर्ट, मैं इनके यहाँ पे बोलूँगा हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है थोड़ा सा। उस समय मदर को 1-2 बार चॉकलेट दे दो, कुछ दे दो, मतलब दे शुड बी पैम्पर्ड एक्चुअली, आई विल से। अच्छा, नॉट ओनली हस्बैंड, मतलब पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूँगा, अगर सुन रहे तो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, तो थोड़ा देखभाल करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे। अगर मदर खुश रहेगी बच्चा खुश रहेगा। मदर को अगर तंग करोगे तो बच्चा भी आपको तंग करेगा। ये मत सोचो कि बच्चा हमारा है, मदर अलग दूसरे फैमिली का है। ये दिस इज द प्राइमरी जो ये होता है रीजन कि भाई मदर को तो कुछ भी हो जाए चलता है, बच्चे को नहीं होना चाहिए करके, ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। मदर खुश तो बच्चा खुश, सिंपल बात है। तो सब हस्बैंड्स को ऐसी मेंटालिटी रखनी चाहिए। और ये तो सब मुझे पता चल गया कि आप बहुत अच्छे फादर हैं। और रिसेंटली सर के भी अभी सेकेंड चाइल्ड हुआ है, 2.5 years। तो सर कुछ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और मैं आज यहाँ पे खुश क्यों हो रही हूँ क्योंकि सर एक्चुअली जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर मेरा यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, मोस्ट जो नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसा डाइट का कोई रोल नहीं है। व्हाट आई नो, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, बट आइडियली देखिए नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आई थिंक योर फिटनेस लेवल, योर इंटरेस्ट, स्टैमिना, आई थिंक कुछ आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोलना होता है, जो स्क्वाटिंग करते हैं वो सब बहुत ज़रूरी है। एंड प्राइमरली डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है एज फार एज आई नो अबाउट। ये डाइट खाएंगे तो नॉर्मल होगा, दैट्स अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, दैट्स बिल्कुल। आजकल सब बच्चों में बहुत ज़्यादा ओवरवेट और ओबेसिटी की शिकायत देखी गई है, और कहना ये है कि हम लोग तो बच्चों को बास्केटबॉल भी भेजते हैं, स्विमिंग भी भेजते हैं, इतनी कैलोरीज वो बर्न कर रहे हैं, खाने में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी आजकल ओबेसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है सर? तो प्राइमरली जब हम बोलते हैं कि और बच्चे जो आजकल धीरे धीरे एक्स्ट्रा वेट गेन कर रहे हैं, तो इट्स उसका रीज़न देखो, वेट गेन तभी होती है जब आइदर हमारा, इट्स ए सिंपल थिंग, either we are increasing, taking an extra calories or protein, energy, or we are not consuming it, not expenditure is less, like वो जो कि more common है। So primarily आज देखो sedentary lifestyle हो गया, चाइल्ड बेबीज, मतलब जो किड्स हैं, they are not playing outside,
उनका टीवी भी ज़्यादा है और टीवी देखते देखते बच्चे खा भी लेते हैं। प्लस सेकेंड हो रहा है कि जो डाइट खा रहे हैं उसमें वी आर टेकिंग लॉट ऑफ कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ सुगरी आइटम। जो जंक फूड में प्राइमरली क्या है, शुगर है और फैट्स है, जो एम्प्टी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पॉपकॉर्न हो गए, घी एंड सॉल्टी। द अदर थिंग मैं देखता हूँ जो सॉल्ट में ना बड़ा क्रैविंग होता है। अगर सॉल्टी चीज़ खा रहे हो आप, खाते रहे तो पता नहीं चलता है। तो देर आर टू थिंग्स, वन कि हमारा एनर्जी कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है एंड हमारा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सो अल्टीमेटली वी आर गेनिंग मोर, वी आर रिटेनिंग मोर। सो इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। इनपुट एनर्जी इनपुट ज़्यादा है, एनर्जी आउटपुट कम हो रहा है, तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। हमें डाइटरी फैक्टर्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम लेस ऑफ शुगर लें और मोर ऑफ फाइबर। सो वी रिप्लेस द शुगर आइटम विथ फाइबर। जो जूस पीते रहते हैं, जो बच्चे जूस लेते रहते हैं वो काफ़ी हाई अमाउंट में लेते रहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज इट ट्रू कि गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर 35 रिस्की होता है और फिर इट लीड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बॉर्न हैज डाउन सिंड्रोम? See, before Dr. Sunil answers this question, मैं आपको बता देती हूँ कि I am almost 36 plus and I have delivered my second child recently. So अगर आपका ये question है कि कर सकते हैं या होगा या नहीं होगा, so मैं आपके सामने हूँ, लाइव एग्जाम्पल हूँ और बहुत अच्छे से मेरे को कोई IVF या IUI करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरा फर्स्ट चाइल्ड और सेकेंड चाइल्ड के बीच में 7 years का गैप है एंड माई सेकेंड बेबी इज़ इन हिज हैंड और बहुत सेफ है, बहुत हैप्पी है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने 23 किलोज 4-5 मंथ्स में रिड्यूस भी कर लिया है। तो मैंने आपको मोटिवेशन के लिए अपना एग्जाम्पल दिया। नाउ ओवर टू डॉक्टर सुनील। इवन इफ यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर 35 years, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें माइंड में रखना होता है। द चांसेस ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस आर हाई, लाइक हाइपरटेंशन, बट इट कैन बी टेकन केयर। येस, द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इज हाई, बट इट्स नॉट दैट हाई, एंड नॉर्मली वी कैन एक्सक्लूड द रिस्क by doing some tests like dual marker, triple marker, and if required amniocentesis. So that has to be taken care definitely. The chances is roughly 1:50. Well, let's say so out of 50 pregnancies, one child might come out to be Down syndrome. But yes, we can antenatally diagnose it, and if it's positive, then it's advisable to for abortion. But yes, that's one's risk. But most of the time these days parents are working, and first time they are getting their child after 30 only. So as such it can be manageable. Yeah. बट एडवाइजेबल यही है क्योंकि एग क्वालिटी जो है डेफिनेटली आपके 20s में बहुत अच्छी होती है। But 20 to 30 is the best time basically. So after 35 there is it's a risk factor. We are having one more question from Miss Neha. She's saying my baby is 40 days old and still having jaundice. So what should I do? Yes, some degree of jaundice is normal actually. This is known as prolonged neonatal jaundice. Primary reason is sometimes underfeeding. If the child is not feeding, not gaining weight, then jaundice persists. Simply we need to get the levels done of the total serum bilirubin. That level has to be done, and if it's below, let's say 10-15, then not to worry. I'm Perveen is asking, in formula milks we find soya lecithin. Is it safe? In formula milk we get Soya lecithin. soya lecithin, Yeah. That's what L-lecithin. Soya milk is something different basically. Formula milk is something different. So we have certain formula that is soya milk based formula. So that is primarily given for some medical condition, not routinely. So normal babies need this formula milk, which is for normal babies. Soya milk is something different, primarily given for those cow's milk protein allergy babies. सर कहीं ना फॉर्मूला मिल्क में पीछे इंग्रेडिएंट्स में सोया भी लिखा हुआ होता है। आजकल जो फॉर्मूला कई मार्केट में ऐसे ब्रांड्स भी हैं, तो क्या वो Some degree of soya can be taken. It's not कि soya, yeah. Soya is not. There are many other questions we are getting this with the similar queries. Like people are worried like what to give to their children so that they can be focused on their height.
in between 6 to 12 months? What are the supplements that we should take care of? In 6 to 12 months. So normally when we are giving 6 to 12 months, don't worry about height at that time, basically. They are really calling, they are getting on So height. primarily, actually, we can have some points about weaning, like complementary food. So after 6 months, that WHO and what we all recommend, first 6 months exclusive breastfeeding. After 6 months, we have to start complementary feeding. And whenever we are introducing complementary feeding, there are certain principles. So like I'll say कि first principle is weaning doesn't mean starting cow's milk. Weaning doesn't mean कि additionally milk देना है, हमें additionally semi solid foods देनी है. सेकेंड प्रिंसिपल होता है कि ग्रेजुअली जानी है. ऐसा नहीं कि देर आर 2-3 फूड्स आप एक वन एट ए टाइम शुरू कर दो. स्टार्ट विथ सम वन फूड लाइक मैश्ड दाल और खिचड़ी for 4-5 days. After 5 days, continue the same thing, but add another one. So every 5 to 7 days, you have to add something, and gradually take from different. Like we are initially giving cereals, then pulses, then you can give some mashed foods, mashed fruits. You can give some vegetables. So gradually you have to increase the milk and gradually decrease the breast milk, the proportion. So it's a thing which has to be followed, certain principle has to be followed, and don't worry about height as of now. हाइट बेसिकली डीएनए जीन्स इस पे भी डिपेंड करता है. हाइट के लिए एग्जैक्टली. तो अभी थैंक्स फॉर योर टाइम सर. डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने यहाँ पर आपको इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस दिए हैं जिसके लिए एक्चुअली आपको एक लाइन में खड़े होना पड़ता फोर्टिस में इनके पास, और उन्होंने अभी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं. लेकिन अभी वी आर लैकिंग शॉर्ट ऑफ टाइम क्योंकि अभी इनको कहीं जाना है, इनका कहीं पे टॉक है. तो हम लोग बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे. और थैंक्स टू यू सर. एक्चुअली आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है. सो फाइनली बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, कीप योर चिल्ड्रन हेल्दी. बाय बाय.